सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क में सियासी अफरा तफरी में रोजाना की बुनियाद के ऊपर इजाफा हो रहा है। इसमें कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज भी हमने दो मुख्तलिफ मुतजाद तरीके से मामलात को देखा। दो साबिक वज़राए आला एक गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार हुए, आज रिहा हुए, फिर गिरफ्तार कर लिए गए, चौधरी परवेज़ लाई। जबकि दूसरे साबिक वज़ीर आला जिनकी परफॉर्मेंस का तमाम मलबा एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रहा, पंजाब के अंदर वज़ीर आला की हैसियत से, उन्होंने आज सियासत को ही खैरबाद कह दिया। वसीम अकरम प्लस कहलाए जाते रहे अपने दौर में, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने न सिर्फ पार्टी बल्कि सियासत को खैरबाद कहा है वो देखने वाला था। इसके साथ साथ अब मामला सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस का नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर भी बात करना बनती है। आने वाला बजट यकीनी तौर पर हालिया हुकूमत देगी, और ये हुकूमत वो हुकूमत है जिसे आप पीडीएम हुकूमत कह सकते हैं, क्योंकि आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने भी यही कहा कि हुकूमत सिर्फ नून लीग नहीं कर रही, पीडीएम हुकूमत कर रही है। तो पीडीएम की हुकूमत के अंदर गुज़िश्ता रोज डॉलर ने ओपन मार्केट के अंदर काफी रिकवर किया, आज फिर एक जर्क लगा, थोड़ा सा ऊपर गया। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ये किस हद तक आगे बढ़ रही है और कहां तक कंट्रोल होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। साथ साथ ये भी सवाल होगा कि आइंदा बजट के अंदर, जो कि मुमकिना तौर पर आईएमएफ के साथ कंसल्टेशन के बगैर पेश किया जाएगा, क्योंकि हम उनके गुज़िश्ता प्रोग्राम में अभी शामिल नहीं है, अवाम के लिए क्या रिलीफ होगा। अवाम जिसके नाम के ऊपर वोट लेकर ऐवानों के अंदर तमाम हुक्मरान बैठते हैं, वो अवाम के लिए क्या रिलीफ लेकर आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल निशान रहेगा। साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान के अंदर कानूनी और आईनी मामलात की पेचीदगियां पाकिस्तानियों के लिए, सियासतदानों के लिए और जिम्मेदारों के लिए आने वाले दिनों में क्या कोई रिलीफ लाएंगी या तकलीफ। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है, हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान, उनका तारुफ कराए देते हैं। जनाब शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान के मोतबर माहिर आइन और कानून, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हुआ है, आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म जनाब कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान के नामवर सियासतदान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और बोल नेटवर्क से आपका ताल्लुक़ है, जनाब नज़ीर अहमद लगारी साहब। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान थोड़ी देर के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे, जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात। सबसे पहला सवाल मेरा कैसर अहमद शेख साहब से होगा। कैसर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आने वाले बजट में अवाम के लिए क्या रिलीफ दे रही है हालिया हुकूमत? सर, एक तरफ तो हमने देख लिया कि डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, कम हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छी खबर है। साथ साथ पेट्रोल को कम कर दिया गया, प्राइसेस कम हुई डीजल की भी। लेकिन अगेन अब हम किस हद तक तरद्दुद रखेंगे आईएमएफ से कि बजट ऐसा हो कि पब्लिक को उसका रिलीफ मिले? शेख साहब, बल्कि कैसर अहमद शेख साहब को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आ रहा है, बजट को छोड़ दें, पहले कानूनी मुशगाफियां का देखिए, ये कानूनी मुशगाफियां क्या रिलीफ और तकलीफ ला रही हैं सियासतदानों के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीडीएम की जमातों ने मिल के जो पिछले एक साल से रजीम चेंज ऑपरेशन कराया, उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम हुए हैं, आज मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच गया। एडमिटेडली पिछले साल 6.1% जीडीपी थी और आज आपकी जीडीपी एडमिटेडली 0.29% है। और उसके साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, जो लोगों की बेयकीनी है, इंतशार की कैफियत है, आइन और क़ानून की पामाली हो रही है, ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने हैं। अब इसके साथ हम आगे आते हैं कि जिस मुल्क में लीगल इम्प्लिकेशंस, जिस मुल्क में आइन और क़ानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली
ठीक नहीं होता, अमन नहीं होता, जिस मुल्क में इंसाफ लोगों को नहीं मिलता, जिस मुल्क में हुकूक लोगों के महफूज नहीं होते, उस मुल्क में आप आइन और क़ानून को बालाए ताक रख के ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ना आप इकनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ना ही मुल्क की मईशत को आप बेहतर कर सकते हैं। माशी ब्रेक डाउन हो गया इस ज़माने में, लोग बेरोज़गार हो गए, जिसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। महंगाई पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा है, रिज़र्व आपके पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे नीचे चले गए, और डॉलर जिस रेट पे चला गया, और आज मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या तबाही होगी। 360 पे जब नीचे आया है वैसे कल देखें 300 तक मिल जाना भी मिल नहीं रहे ना 300 प्लस में। बड़ा मुश्किल बात यह है कि सिर्फ बाज़ार एक कह देना कि 300 तक आ गया या 300 के नीचे ले आया, लेकिन ये कोई रिजल्ट 360 पे जब गया, ऑस्ट्रेलिया में यही होता था ना, 5-10 रोज़ उनकी करेंसी डाउन होती थी। हुआ ये कि जब 360 पे गया तो ब्रेक डाउन हो गया उनका मुल्क। अब कितना दूर हम खड़े हुए हैं आज। तो प्रैक्टिकली तो हमारे जो सिचुएशन है, हमारे मुख्तदर तबके और हल्के उनके सोचने का मकाम है कि जब तक, मुझे बताएं, कोई सूडान में जाकर सरमायाकारी लेकर जाएगा? क्या कोई शख्स ऐसे मुल्क में लेकर जाएगा जहां कानून और आइन की पासदारी ना होती हो? किसी ऐसे मुल्क में अपने पैसा, अपना सरमाया लेकर जाएगा? और इन्होंने एक सबसे बड़ा जुर्म ये किया पीडीएम की जमातों ने कि देखें ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया। ये वो लोग हैं कि जो सबसे ज़्यादा आपको पैसे भेजते हैं फॉरेन रिज़र्व में, जिसके ज़रिए आपकी मुल्क की मईशत चलती है। आपने उनका राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया। डार साहब ने एक पॉलिसी बना के जी मैं 200 से ज़्यादा डॉलर नहीं जाने दूंगा, हुंडी के ज़रिए मार्केट में डॉलर आने शुरू हो गए, जो 50 रुपये 60 रुपये का फ़र्क होता था। तो उसके ज़रिए और अदम एतमाद कर दिया ओवरसीज़ ने इन लोगों के ऊपर जो मौजूदा इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। फिर आपने 2 सूबे, आपने अनरिप्रेजेंटेटिव लोगों को बैठाया हुआ है और इलेक्शन नहीं कराते, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, आप कहते हैं हम नहीं कराते। तो जो पब्लिक का ट्रस्ट होता है, रियासत और उनके लोगों के दरमियान एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है, मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मोहब्बत नहीं पैदा करा सकते। इसी तरह ओवरसीज़ का आप ट्रस्ट आपने पहले शेक कर दिया। आज वो सारी ओवरसीज़ 99% वो खान के साथ खड़े हुए हैं। आज अगर आप उनको इस तरीके से उनको अपने साथ, अपने दोस्त भाई साथी नहीं समझेंगे, वो आपके ऊपर मिसट्रस्ट करेंगे, वो पैसा अपना नहीं भेजेंगे ड्यू प्रोसेस से, जिसका नुकसान आपकी इकॉनमी को बुरी तरह भुगतना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी ये वक्त है, ये जो रियासत का, इंसाफ का, कानून का दोहरा मेयार हम पब्लिक के सामने शो कर रहे हैं, तो इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि पब्लिक में इंतशार फैलता है, बेयकीनी की कैफियत होती है, आइन और क़ानून के ऊपर जो एक यकीन होता है लोगों का, वो ख़त्म होता है। और उनको ये नहीं लगता कि ये हुकूमतें जो आएंगी वो हमने बनाई हुई हुकूमतें होंगी। जमहूरियत के ऊपर जो यकीन एक होता है वो ख़त्म होता है, तो वो उनको वो हुकूमत अपनी नहीं लगती। जब वो अपनी नहीं लगती, रियासत अपनी नहीं लगती, तो वो इंतशार हमारी कौम के लिए तबाही है। बिल्कुल ठीक। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने पहला सवाल भी आप ही से पूछा था, लेकिन क्योंकि वो अब थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था, इस वजह से नहीं हो पाई बात। क्या रिलीफ है आने वाले बजट में पब्लिक के लिए? IMF प्रोग्राम में तो आप लोग नहीं जा रहे, बजट के बाद होगा जो कुछ होगा। पेट्रोल प्राइसेस कम हो गई, अच्छी बात है। डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, कल कम हुआ, आज फिर थोड़ा उसने जर्क मारा है। पब्लिक के लिए क्या रिलीफ है सर आने वाले बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमारा मुल्क इस वक्त बहुत ही मईशत में बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है जी। बिल्कुल पब्लिक को रिलीफ होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जितने वसाइल हैं उसके अंदर ही हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि तनख्वाहों में इजाफ़ा हो आम आदमी की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो सैलरीज है, चाहे वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हों, चाहे सिविलियन मुलाजमीन हों, उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को प्रोग्राम को काफ़ी वसी कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कमोडिटी की प्राइस जैसे ही दुनिया में कम हो रही है, उसके साथ साथ आपने देखा कि जो ऑयल है, हमारा खाने का तेल, उसकी प्राइसेस भी बाहर भी कम हुई है और हम यहाँ भी कम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ऑयल की, तेल की प्राइस, जो क्रूड ऑयल है,
यानी क्योंकि कम हुआ है दुनिया में, तो इसलिए डीजल और पेट्रोल की प्राइस भी कम हुई है। और फिर करेंसी में जो ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में फ़र्क था वो भी आपने देखा कि एक आसान तरीके से, क्योंकि इससे पहले क्रेडिट कार्ड की तमाम पेमेंट जो है वो ओपन मार्केट से होती थी, तो जब उनको बैंक के इंटरबैंक के थ्रू कर दिया गया तो प्रेशर ओपन मार्केट में कम हुआ और जो गैप था ओपन मार्केट और इंटरबैंक का वो कम हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश, लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना कि हमारे वसाइल ज़्यादा नहीं हैं। IMF तो पहले ही रिलेक्टेंट है, हम कोशिश अभी भी हो रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद कन्विंस किया है MD IMF को, और कोशिश हो रही, क्योंकि हम इसके बहाल ही कल हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग थी, मैंने चेयर की थी, तो आशा गौस पाशा ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हमारे पास कोई सेकंड नहीं है, हम और लाइन कोई नहीं कर रहे, हम तो IMF के साथ ही एक मुआहदा कर रहे हैं। और उन्होंने जो तफसीलात मांगी हैं पहले तो ये था ना कि ये हमारे 9th रिव्यू में शामिल नहीं था कि हम बजट की तफसीलात उनको देंगे, लेकिन इवन देन क्योंकि IMF इंसिस्ट कर रही है और हम समझ रहे हैं कि ये हालात ऐसे नहीं हैं कि हम IMF के मामलात को ज़्यादा उनको बहस करें, तो हम उनको बजट की तफसीलात भी दे रहे हैं। उनकी जो भी हमारे 9 तारीख को अगले जुमे को बजट अनाउंस होगा, तो जितने भी हालात हैं उसके तहत आम आदमी को रिलीफ पूरी दी जा रही है। जो सब्सिडीज़ हैं जो अमीरों को, यानी जो 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 मुराद याफ्ता तबका है उसमें सब्सिडी कम करके, और हम टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं कि गरीब तबका, दरमियाना तबका, उसको सब्सिडी दी जाए और उनको मराहत दी जाए। वेरी राइट। टैक्स फ्री बजट के चांसेस हैं सर, इस पर कोई कमेंट कीजिएगा प्लीज। टैक्स फ्री बजट हो सकता है, इज देयर ए पॉसिबिलिटी? जी हाँ जी, कोई नया टैक्स नहीं लग रहा जहाँ तक मेरी मालूमात है, लेकिन अभी तो बजट का फाइनल तो पहले भी तो कम नहीं है ना सर, नया तो नहीं लग रहा, लेकिन पहले टैक्सेस भी तो कम नहीं है ना। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप, पहले बहुत बड़े हैवी टैक्सेस है हमारे ऊपर। असल बात ये टैक्स तो हैं, टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। जो टैक्स पूरे देते नहीं है, ना ही वो मराहत याफ्ता तबका जो को मराहत दी जाती रही है, वो मैं हर प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ कि आज से सिर्फ 2.5 साल पहले रज़ा बाकर साहब ने $3 अरब, जो कि आज के 87,000 करोड़ रुपया बनता है, 10 साल के लिए तकरीबन 0% पे दे दिए, और वही रकम हम ले रहे हैं, हुकूमत ले रही है, तो आज 20% से ज़्यादा उस पर सूद भर रही है। तो वही रकम जो कि कई चंद अमीरों को 500-600, कल हमारी स्टैंडिंग कमेटी में बताया गया, कुछ 600 के करीब अमीर फैमिलीज हैं जिनको कर्जा दिया गया, और वो कर्जा सही इस्तेमाल भी नहीं हुआ, क्योंकि कर्जा जिस मशीनरी पे इस्तेमाल हुआ, ख्याल था, उन्होंने कहा था कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, वो मशीनरी इस वक्त ज़्यादातर अगर टेक्सटाइल की हमारी एयरजेट मशीनरी आई, तो उसके लिए हमारे पास गैस नहीं है, उसके लिए हमारे पास रनिंग कैपिटल नहीं है, काटन नहीं है, तो वो भी पूरी चल नहीं पाई। तो कर्जा तो दे दिया गया, और उसी कर्जा, उतने कर्जे पे हुकूमत हर साल का 12-13 हज़ार 14 हज़ार करोड़ रुपए सूद भर रही है। उधर अमीर तबके को तो 0% पे दिया गया या नॉमिनल दिया गया, और बाकी हुकूमत खुद सूद भर रही है। तो ये गलतियां हैं जो हम मुसलसल किए जा रहे हैं। इस वक्त 55,000 अरब रुपए हमारा कर्जा हो चुका है, और उस कर्जे का सूद ही इतना है कि जितनी हमारी कुल आमदनी बढ़ नहीं रही। अमीर तबका, जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि मिलजुल के ब्यूरोक्रेट FBR नहीं वसूल कर सका। मैं आज पिछले 40 साल से FBR के बड़ा करीब हूँ, और मैं मुसलसल ये देख रहा हूँ कि नहीं, हमारा जो इस बार भी टारगेट था कोई 7600 अरब रुपए का, लेकिन हम 400 अरब के करीब उसमें खसारा हो रहा है, पूरा वसूल नहीं हुआ। जब वसूल नहीं होगा तो हम क्या मराहत देंगे? वसूलियां भी बड़ी जरूरी है। ऑलरेडी FBR को टैक्स वसूलियों में तकरीबन 440 अरब रुपए के शॉर्टफॉल के सामने है। दिस इज अ बिग थिंग, और इससे डील करना बड़ा मुश्किल होगा। प्रीवियस गवर्नमेंट, उससे प्रीवियस सारी गवर्नमेंट्स का ये मसला रहा है। मैं आपके पास दोबारा आता हूं सर। मुल्क के मारूफ माहिर मुआशा डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैसा आने लगा है बजट आने वाले दिनों में? अच्छा, डॉक्टर साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। मैं जरा नज़ीर लगारी साहब, तोड़ फोड़ की सियासत, उसके बाद फिर जोड़ तोड़ की सियासत, ये हर 3 साल बाद हम देखते हैं। निकल क्या रहा है इसमें से सर?
जमहूर को क्या मिल रहा है जमहूरियत से? आपकी स्माइल, आपकी जो हंसी है, आपकी जो दबीज मुस्कुराहट है, उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। आई कैन सी दैट। एक तो ये कि ना जोड़ तोड़ होना चाहिए, ना तोड़ फोड़ होना चाहिए। अच्छा, जो कुछ होता रहा है वो दुरुस्त नहीं था, और जो कुछ हो रहा है उसमें भी बहुत कुछ दुरुस्त नहीं है। मुझे अफसोस है, इस पूरे का पूरा जो सिनारियो बन रहा है मेरे लिए बहुत तकलीफ़ और दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। चूँकि ऐसा होता रहा है, ऐसा किया जाता रहा है, तो लिहाजा ये हो रहा है। और वो जिस पर हमें कुढ़ना चाहिए था, बाद दफ़ा लगता है कि यार ये रिलीफ हो रही है। मैंने आपने एक आदमी को जिसका कोई ताल्लुक नहीं था सियासत से, और अब भी कोई ताल्लुक नहीं है, यानी जो कुछ सियासी उनका इल्म है, उनको मेरा ख्याल है कि आप अगर समझना चाहें तो उनको किसी चीज़ का भी सियासी इल्म नहीं है। उनका होगा, बहुत अच्छा इल्म होगा, बहुत सी चीज़ों में अच्छा इल्म होगा, ना मईशत का इल्म है, ना सियासत का इल्म है। बहरहाल ये तकाज़े थे रियासत के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के कि इनको बहुत आगे बढ़ाया जाए और इनको इक़्तिदार दे दिया जाए, उनके लिए सब कुछ कुचल दिया जाए। सारे अखलाकियात को, सारे कानून को, सारे आइन को, हर चीज़ को पामाल करते हुए बस इनको लाया जाए किसी तरीके से। और ये 5 साल पहले ये अमल दोहराया गया, ये किया गया है, और अब ये हो रहा है। तो लगाई साहब 5 साल पूरे कर लेने दिए जाते हैं, उनका पता चल जाता है कि कितना इल्म फहम फरासत है। 5 साल बाद अगर वो ना परफॉर्म कर पा रहे होते तो खुद ही वैनिश हो जाते। प्रॉब्लम तो यही है ना हमारे सिस्टम का, निजाम का, कि 3-3.5 साल बाद वज़ीर आज़म को जाना पड़ता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, चाहे उससे पिछले वज़ीर आज़म थे। जमील आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं। लेकिन अगर गैर आइनी तरीके से किया जाता, अगर कोई 58(2)B लगाया गया होता, अगर कोई अदालती फैसला आ गया होता कि जी चले इनको नाहल कर दें चूंकि इनको हमने सीट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, चले इस तरह का होता, जो आइन में दर्ज है वज़ीर आज़म को हटाने का तरीका, अगर उसके मुताबिक कोई चीज़ न की होती तो हम कहते कि बिल्कुल गलत हुआ है। और अगर इसी तरह से मैं हल्फन कह रहा हूं कि अगर किसी अदालती फैसले के जरिए हटाया जाता तो मैं बिल्कुल फोर फ्रंट पर होता और कहता कि यह गलत हुआ है, क्योंकि पहले 2 वज़ीर आज़म के साथ ऐसा हो चुका है। और ये इनके लिए एक तो वज़ीर आज़म को इनके लिए साफ किया गया कि चलें ये रास्ते से हट जाएं, अब इनके लिए रास्ता हमवार हो। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया और एक खत न लिखने पर हटाया गया, और जिस तरह से नवाज शरीफ को हटाया गया, उनका ये दावा है कि जो उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं दी, इस वजह से हटाया गया। उनके खिलाफ 2 केसेस हैं, एक केस में तमाम को एक्यूज बरी हो चुके हैं, और दूसरा केस जो है, दूसरा केस जो था लगारी साहब हुई थी, मगर सामी की माजरत चाहूंगा, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, यहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां से आप छोड़ के गए हैं बात को। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इसके बाद करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि 75 साल तारीख के अंदर हमारे पास कोई ऐसा वज़ीर आज़म हमें नहीं मिला जिसने टाइम पूरा किया हो, टेन्योर पूरा किया हो। रीज़न कोई भी हो, कोई भी रीज़न हो, टेन्योर पूरा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आने वाले दिनों में क्या हम ऐसा देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में कि हमारे मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसको बाद में आप कोई भी नाम देते रहें कि वो कोई आइनी था, कोई गैर आइनी था, अपना मुद्दत हुकूमत पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। नज़ीर लगारी साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, लगारी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। क्वेश्चन वही रहेगा कि हम अपनी आंखों से अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे कि हमारे मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसे बाद में हम कोई भी नाम देते रहे कि कोई आइनी तरीके से आया, गैर आइनी तरीके से, 5 साल पूरे करेगा, टेन्योर पूरे करेगा? नहीं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो। और ये जो साबिक थे उनको भी करनी चाहिए थी, लेकिन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और वो पास हुई फ्लोर ऑफ द हाउस पर। अगर वो पास ना हुई होती, और जिस तरह से उसको कह रहे थे मैं सरप्राइज़ दे रहा हूँ, और सरप्राइज़ ये था कि
डिप्टी स्पीकर ने उसको उठाकर फेंक दिया कि जी ये जो है आइन के वो पता नहीं क्या वो जो साइफर था वो साइफर बिल्कुल ठीक था, और उसकी बुनियाद पर आर्टिकल 5 पढ़ा, फिर आर्टिकल 6 लगा दिया, और आर्टिकल 6 लगाते हुए जो है उसको इन्फोर्स भी कर दिया और कहा कि मैं इसको मुस्तरद करता हूँ तारीख अदम एतमाद को, ये टोटल एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर ये आईनी तरीके से हटा जाए, हमेशा 1 साल के बाद हटा दिया जाए आईनी तरीके से, तो एक दूसरी बात है। लेकिन गैर आईनी तरीका जो है कि वज़ीर आज़म के हटाने की शराइत मौजूद हैं आइन के अंदर, अगर उन शराइत के मुताबिक है तो उन शराइत के मुताबिक नहीं हटाया जाता है, कोई और तरीका इख्तियार किया जाता है, तो वो तरीका लेकिन लगाई साहब एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि तेरा आइन और मेरा आइन, ये बड़ा मसला है ना। चले एब्रोगेशन हो गई सूरी साहब के दौर में, गलत हुआ, कोर्ट ने माशाल्लाह से जबरदस्त एक फैसला दे दिया, फिर अभी जो 90 दिन में इंतखाबात होने वाली बात थी वहां पर एब्रोगेशन, आपको एब्रोगेशन नजर आती है? आज तक नहीं हुए पंजाब और केपीके के अंदर। मैंने अर्ज किया, मैं अर्ज कर रहा हूं, देखें जमील मैं ऑन रिकॉर्ड हूं इस पर सर, मैंने ये कहा है कि 1 मार्च को इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है कि आप इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर, और 90 दिन की मुद्दत पूरी हो रही है 14 अप्रैल को सर। मगर वो 14 अप्रैल जो है 106 दिन में चले गए जी। जब आप खुद ये ऑप्शन देते हैं कि रास्ता है, आप कहते हैं व्हाट कम में आप इलेक्शन 14 अप्रैल को कराएं, हम स्टैंड करते हैं कि जी आपको 14 अप्रैल को इलेक्शन कराने 90 दिन की मुद्दत है। जब सुप्रीम कोर्ट एक रिलीव करता है और सारे मान जाते हैं, फरीक जो मुतहारे फरीक हैं, और उसमें खुद इमरान खान साहब भी थे या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी थे या उनकी पीटीआई जमात, सब ने मान लिया जी 106 दिनों के बाद हूँ, तो मैं समझता हूँ ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ रख दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था कि 90 दिन के अंदर 12 जनवरी को असम्बली तोड़ी गई, 14 को उसके तोड़ा जाना जो है मौसर हुआ, उसके बाद 14 अप्रैल तक 90 दिन बनते थे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। अब ये मामला बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड चला गया है। अब ये तो नहीं हो सकता ना, 90 दिन में नहीं हुए तो 900 दिन ही ना हो, 9 साल ना हो, 90 साल ना हो, ये तो नहीं है ना सर। जमील मैं इस पर भी मैं उस पर हूँ, लेकिन एक बात यह है कि जब जिनके हाथ में था उन्होंने ये फैसला करना था। और मैंने ये भी कहा है कि देखें कुरान मजीद में आपको आपका मजहब भी एक चीज़ की रिलीफ देता है, और वो होता है, लेकिन एक बात हमने भी कुछ 40-45 साल पहले कही थी, शायद उसको दोहरा देना ठीक होगा कि जनाब इंतहाई शदीद ज़रूरत में, जिसके लिए ये लोग नजरिया ज़रूरत भी ईजाद करते थे कि शदीद ज़रूरत में अगर भूख है तो आप हराम गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि आप उसको अपना मुस्तकिल ग़िज़ा बना लें और रोस्ट करके खाना शुरू कर देंगे। वेरी राइट, अब रोस्ट करके खाया जाए। बहुत आला। लगाई साहब क्या एग्जांपल दिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जनाब शोएब शाहीन साहब, 90 दिन वाली बात, और फिर इंतखाबात के लिए एक टाइम फ्रेम आया, फिर दूसरा टाइम फ्रेम आया, फैसला आ गया, उसके बाद अभी तक हम लोग, और आज तो वैसे मैंने तो तकरीबन कोई 1 साल पहले कह दिया था कि अक्टूबर में भी नहीं होंगे, आप भी कहते आ रहे हैं। तो ये एब्रोगेशन अगर हुई है तो अगर 90 दिन में नहीं हुआ, 106 दिन में होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ, तो 900 दिन में नहीं होगा, फिर 900 दिन में भी नहीं होगा, तो 90 साल क्या हम इंतजार करते रहेंगे भाई नहीं होंगे इंतखाबात? देखें लगारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, ये इस्लामिक शरिया का एक कॉन्सेप्ट है। इस्तरार की अगर कोई हालत हो, इस्तरार की हालत, तो बंदा मर रहा हो तो वो आराम भी खा सकता है ज़िंदगी बचाने के लिए। बात यह है कि यहाँ तो ज़िंदगी बचाने के लिए अब की जो गलती या जो कहते हैं कि भाई उसको तो है कि उसको इलेक्शन चाहिए था, वो जिसको कहते हैं ना है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कि भाई अगर वो तो कहता है कि मुझे इलेक्शन दो, अब इलेक्शन जो अदलिया दे, जो इलेक्शन कमीशन दे, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे, जो गवर्नर दे, जो डेट दी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने कहा ठीक है जी आए इलेक्शन कराएं। अब इलेक्शन को फिर चेंज कर दिया गया, फिर चेंज कर दिया गया। भाई अब तो आप अयाशी कर रहे हो, 50 खाने रखे हुए हैं, आप फिर भी कहते हो मैंने आराम खाना है, मैंने आइन की पामाली करनी है, भाई हमें मुझे इसलिए कि मुझे ये सूट करता है। अब तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने पिछले हफ्ते जाकर कहा कि जी अब हमें लगता है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा। जी मैंने सुना जो केपीके और पंजाब का इंटरम सेटअप है,
ये इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या हैसियत है इस वक्त? ये 90 डेज के बाद ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनका तो काम था सिर्फ इलेक्शन कराना, ये डे टू डे अफेयर्स तो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे लगारी साहब ने कहा ना, जोड़ तोड़ में अब तोड़ जोड़ शुरू हो गया है। तोड़ो और जोड़ो कहीं और, तोड़ो किसी एक से, जोड़ो किसी और जगह। तो वो तोड़ जोड़ के लिए ये दोनों हुकूमतें काम कर रही हैं। 2018 में, 2014 में भी हुआ, 13 में, हर जमाने में हुआ, वो भी गलत था। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये सिचुएशन थी कि अदालत जो है वो किसी को जमानत दे, आप अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लो, अदालत किसी को रिलीज करे, आप जेल से गिरफ्तार कर लो। ये अदालत ये कभी मैंने अपने करियर में नहीं देखा। किसी के चार दीवारी की पाबंदी जो इस वक्त हो रही है, कभी हुआ नहीं हुआ। हमने मैंने तो मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई, हमने मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई, उस जमाने में हमने ये चीजें नहीं देखी। तो बात यह है कि जो कुछ हो रहा है इसको आप किस जाविये और किस नज़रिए से देखेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि ये तो सिर्फ इनको इस मकसद के लिए रखा हुआ है कि आप किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसके खिलाफ नया मुकदमा करना है, किस खातून के घर में घुसना है, किस सहाफ़ी को उठाना है, किस बंदे को उठाना है, किस पॉलिटिकल वर्कर को उठाना है, किसकी आपने टिकटें वापस करानी है और किसको क्या सज़ा देनी है। ये सिर्फ इस मकसद के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वर्स्ट काइंड है। मुझे बताएं, एक तरफ तो कहते हैं कि जनाब इतना बड़ा ड्रामा किया, परवेज़ इलाही के घर घुस गए, 8.5 घंटे जाकर वहाँ कि जी हम गिरफ्तार करने पहुँच गए। आज जिसको गिरफ्तार किया, कल आज कोर्ट में पेश किया, उन्होंने कहा कोई एविडेंस नाम की चीज़ ही कोई नहीं है केस में। उन्होंने केस ही डिस्चार्ज कर दिया, केस ही ख़त्म कर दिया और दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। नहीं, फिर आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ट्वीट नहीं पढ़ा? क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ट्वीट पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने उसमें उन्होंने कहा है कि जो एंटी करप्शन का ऑफिसर था, जो इस केस को लीड कर रहा था, बड़ा तफसीली, मैं अगर वो मुझे हंसी आती है वो ट्वीट पढ़ के। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल हैंडल से हो रहा है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क हु डिस्चार्ज चौधरी परवेज इलाही टुडे इन ए मेगा करप्शन केस सीम्स politically affiliated with a political party and playing dirty. He is sitting on a very sensitive post and dealing with important cases related to FIA and anti-corruption. His tilt towards a political party is clearly reflected from his hasty verdict and his social media pages. तो वो उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया, तभी दूसरे केस में उठाएंगे। मुझे ये बताएं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ट्वीट है, ये इंटरम सेटअप वाले हैं। हाँ। यानी ये गैर सियासी हैं। हाँ। ये गैर सियासी लोगों का ये सियासी बयान आप देख लें, ये हालत है इनकी नफरत एक पार्टी के खिलाफ। यानी ये कह रहे हैं हम तो गैर सियासी हैं, हम तो इंटरम सेटअप हैं, हम तो निगरान हैं, इलेक्शन कराने के लिए आए हैं, इलेक्शन के अलावा सब काम करेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब उससे आगे लेकर जाएं आप अदालतों की तरफ आए, जब आप हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का जिस दिन जमानत बेल बिफोर अरेस्ट कन्फर्मेशन थी, जो कि मेगा करप्शन केसेस में कभी बेल बिफोर अरेस्ट कभी नहीं हुआ करती, तो हुआ क्या, बेल बिफोर अरेस्ट की कन्फर्मेशन थी, उस दिन अगले दिन उन्होंने ओथ ले लिया। ना सिर्फ बेल बिफोर अरेस्ट कन्फर्मेशन हो गई, बल्कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले मुकदमे ही ख़त्म कर दिए गए, जिसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी इनके अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे आए हुए थे, वो सब केस फारिग हो गया, ख़त्म हो गया, किसी ने पूछा ही नहीं। तो आज भी मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि जनाब अब तो एवन फी डिपार्टमेंट हमारे है ही नहीं। तो भाई बता दो किसके हैं, आज तक किसी को कुछ नहीं पता, नैब नहीं वो उतने साबित नहीं कर सके। अब अगर अदालत अपने फैसलों को अगर अदालत अपने फैसलों को अमल दरामद कर देती, कानून की हुक्मरानी हो जाती, आइन की पामाली ना होती जो कुछ होता रहा, या वो रियासती दहशतगर्दी ना होती जो 9 मई को सुबह हाई कोर्ट में हुआ, जिस तरह खान को अगवा किया गया, जिस अंदाज से जो कुछ हुआ, तो आज हम ये दिन ना देख रहे होते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे रियासती इदारे वो हुकूमत के सामने बांदी बन के खड़े हुए हैं। जी हुक्म आखा, आप हुक्म दीजिए, हमने एक पार्टी को क्रैक डाउन करना है, को क्रश करना है, हमने आइन और कानून की पाबंदी क्या फैसला आ सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रा बैक फुट पे चली गई है। मुझे खुद को ये बड़ा अफसोस है, ये सोच कहते हुए भी। देखिए आइन और कानून के ताबे आपने फैसला दे दिया 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, या चलो नियरेस्ट टू 90 डेज इलेक्शन होने हैं। आज आप उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी करें, आप उनको बुलाएं बकौल उनके कि जनाब हमने तो दूसरी पार्टी का तितर बितर हो गया, तो भाई आज इलेक्शन करा दो ना, जून में करा दो, जुलाई में करा दो, डरते किस बात पे हो? तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आज कंटेम्प्ट नोटिस करे, शहबाज शरीफ को करे, जिन जिन लोगों ने आइन की पामाली की है, जिन जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेट किया है, they have committed a contempt of court, not only contempt of court, they have violated the constitution itself.
अब आइन बेआइन हो गया है मुल्क हमारा, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग नहीं देखेंगे। मुझे बताएं फिर किस की तरफ और देखेंगे? कोई रास्ता नहीं है ना, और कोई रास्ता रास्ता कुछ नहीं है। वेरी राइट। कैसर अहमद शेख साहब, सर 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, आवाज यही है, लेकिन हो नहीं पाता। और 90 दिन क्या, उससे अगले 3 महीने के बाद भी हमें तो अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। हम तो 1 साल से ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी दिल्ली दूरस्थ वाली बात है, ऐसा क्यों सर? नहीं, ये आपका ख्याल है। मेरे ख्याल में इलेक्शन 8 अक्टूबर को बिल्कुल हो रहे हैं, और हमारा टेन्योर 12 अगस्त तक है। 12 के बाद एक दिन भी, 12 या 14 जो भी डेट बनती है अगस्त, उसके बाद एक दिन भी हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। ये मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ। ये खामखा का प्रोपेगेंडा हो रहा है। और अब तक जितने इलेक्शन हुए, मुझे ये बताइए शेख साहब, कता कलामी की माजरत, इंतहाई माजरत के साथ एक चीज मैं पूछूंगा, आपकी हुकूमत नहीं रहेगी 14 अगस्त के बाद, आपने कहा, वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन अगर इंटरम सेटअप आता है, जिस तरह अभी पंजाब और केपीके में कंटिन्यू किया हुआ है, वो फेडरेशन में भी कंटिन्यू हो जाता है, तो फिर किससे सवाल किया जाएगा? वो तो फिर सवाल जो करेगा उसी से किया जाएगा ना। अदालतें, जब आप खुद ही कह रहे हैं अदालतों ने जो फैसला देना है, ये मैंने तो देखे ना, ये जो आया है सेटअप, अभी क्या वो सेटअप तो कोई मुस्लिम लीग का तो सेटअप नहीं है ना। अभी किसी को अगर मानना ही नहीं है ना, इंटरम को मानना है, अगर मेरे दोस्त कोई आप ही बोल लें, अगर आप नहीं इतनी देर बातचीत। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप कंटिन्यू करें। कैसर साहब, आप कंटिन्यू करें, मेरे जुमले सुन लेते, कंटिन्यू करें 2 जुमले। आज नहीं, पर इनको ज़रा कहें तो सही ना कि मैंने तो इनकी हर बात सुनी और उन्होंने बहुत नाजायज़ बातें की। इन्होंने कहा जी अदालत, अभी खुद कह रहे हैं, अदालत के मुंह में डाल रहे हैं कि अदालत ये क्यों नहीं कर रही, अदालत वो नहीं। एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि उनकी बातें माने, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के मुंह में डाल रहे हैं आप ये नहीं कर रहे वो, तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी सुपरा है ना, उससे अबव हैं आप, जो आप बताने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। फिर किसी एक इदारे को तो मान लेना। जो कुछ हुआ है अशर 9 मई को, जो हमारे मुल्क में तह व बाला किया गया है, और ये जो कैपिटल हिल पे हुआ अमेरिका में हुआ, एक 18 साल की कैद हो गई। वो अमेरिका वाला तो वो तो ठीक नहीं है, कोई भी उसकी तनकीद, वो अमेरिका है ना, बड़ा मुल्क है और बड़ी इकानमी है उसकी। हमारे यहाँ मुल्क अपनी फ़ौजों पे चढ़ दौड़ो, जो कुछ आपसे होता है, फ़ौज के चीफ के खिलाफ कह दो कि मुझे कत्ल करने वाले हैं, और साथ कोई तो तरीक़ाकार होता है। मैंने तो कभी अपनी लाइफ किसी जमहूरी मुल्क में नहीं देखा। आप इंडिया में बता दें, आप यूके में बता दें, आप अमेरिका में बता दें, कभी किसी अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा है। हम अपने मुल्क में ही चढ़ दौड़े हैं, जो दुश्मन हमारा खुश हो रहा है कि दुश्मन ने जो कर सका हर उस तलसी बात को, और फिर हमने मुल्क में रिजल्ट क्या दिया हम सब ने। देखिए ना, इलेक्शन तो बहुत हो गए, यहाँ इलेक्शन हुए, किसी इलेक्शन को माना गया। इलेक्शन जब हो जाते हैं फिर चढ़ दौड़ते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट को मानता नहीं है। पहले कौन एश्योर कराएगा? ये जो मौलाना फजल रहमान साहब लाओ लश्कर लाए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये 9 मई से पहले हुआ था, बाद में हुआ था? पहले हुआ था ना? मेरे दोस्त साहब मेरे से पूछ रहे, तो मैं तो समझता हूँ कि पहले हुआ था। उधर भी तकारीर में बहुत कुछ कहा गया था, तो ये तो मेरे ख्याल में पहले हुआ। मेरी बात तो अगर मुझे सिटीजन का राइट है किसी का भी मौका दे दे, मैं बस एक दो फिक्रों के बाद ख़त्म कर रहा हूँ, मैं बात ही ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यही लड़ाई झगड़ा ही रखना है, हम चार्टर ऑफ इकानमी करते रहे, अगर आपने असम्बलियाँ तोड़नी है, बनी बनाई अपनी असम्बली से बाहर निकल आए, पंजाब हुकूमत आपकी मेजॉरिटी थी, चाहे वहाँ रिजल्ट देते, KPK में आप 10 साल रहे, कोई रिजल्ट तो दिया नहीं, पर अपनी असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, उससे रिजल्ट क्या मिला? कोई मुल्क आगे बढ़ गया? मुल्क में हमारे जो इस वक्त, मैंने 12 मई पिछले साल को कहा था, अपनी जब हुकूमत हमारी आई ना, मैंने ये कहा था कि ये मुल्क, हमारी इकानमी वेंटिलेटर पे है, तमाम डॉक्टर मिल के मुल्क के उसको बचाओ, पहले मरीज़ को बचा लो, फिर उसकी शादी या इलेक्शन के डेटे भी रख लेंगे। और इस वक्त तो आपका मुल्क ही एट स्टेक है, आपके पास नहीं है कोई चीज़। जो जानता है ना मईशत को, वो समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। 1 साल पहले मैं 25 मिनट की मेरी तकरीर है, सिर्फ वो सुन लीजिए, क्या करेंगे हमने मिलजुल के मुल्क को उजाड़ रहे हैं। भाई वेंटिलेटर की है तो क्या इमरजेंसी की तरफ जा सकते हैं? पहले भी होते रहे, इलेक्शन होने चाहिए बस। जी हो गए। फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा सकते हैं सर शेख साहब, अगर सिचुएशन वाकई ऐसी है जो आप बता रहे हैं? किसकी तरफ? फाइनेंशियल इमरजेंसी किसकी तरफ आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि उससे कोई फ़ायदा होगा। मेरी राय ये है कि हमें इलेक्शन करवाने चाहिए, नहीं तो हमारा उसमें मिलजुल के जो, लेकिन ये जो कुछ सीखना भी चाहिए ना। हम पूरे पिछले 52 सालों में देख रहे हैं,
1970-71 में हमारा मुल्क अलग क्यों हुआ? क्योंकि पीपल पार्टी और अवामी लीग में नहीं बनी। ये था ना, कसूर किसका था, आप खुद फैसला कर लीजिए। 77 में मार्शल लॉ क्यों लगा? क्योंकि पीपल पार्टी और कौमी इत्तेहाद की नहीं बनी। हम आपस में मिल के रह ही नहीं सकते, हम झगड़ा करते। दुनिया का, इंडिया ने हमसे सीखा, कोरिया ने हमसे सीखा, मैं चाइना, मैं खुद गया और उनको हमने, आज आप हंसेंगे मैं बात करूं ना, कि हमने उनको कारोबार करना सिखाया। वाकई हंसने वाली बात है, सोच भी नहीं कोई सकता। लेकिन आज हमारा मुल्क कहाँ पहुंच गया, रोज़ हाथ फैलाते हैं। यही है, कोरिया में हमारे बच्चे जिनको हमने सिखाया अपने 5 ईयर प्लान से, वो धक्के खा रहे हैं हमारे बच्चे। और मुझे आके लोग कहते हैं कि एक बच्चा भेज दो वहाँ। हम कहाँ रह गए? हम मांग मांग के थक गए हैं और सिर्फ इलेक्शन तो खेलते रहे हैं। क्या हुआ? चाइना में कितने इलेक्शन होते हैं? ओ भाई, लोगों के लिए भी कोई बात कर लो, कोई लोगों को उनको रोजगार मिल जाए। तो सर आपने करनी है ना, गवर्नमेंट में आप हैं, लोगों के लिए बात आपने करनी है। हम तो आवाज उठाते तो मैं गवर्नमेंट में, मैं अपनी गवर्नमेंट को ही तो कह रहा हूँ। ओ मेरे भाई, गवर्नमेंट में मैं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का मतलब ये तो नहीं है इम्प्लीमेंट ही कोई नहीं कर रहा ना। गवर्नमेंट में मैं हूँ, लेकिन जितने नेशनलाइज इदारे हैं ना, तमाम तवज्जो से बात सुन लें, तमाम नेशनलाइज इदारे घाटे में हैं और तमाम पार्टियां आके एक दूसरे से लड़ाई करती हैं। जो उस इदारे को नेशनलाइज को प्राइवेटाइज करना चाहता है ना, इस वक्त को 1000 अरब रुपए का फ़र्क है, नुकसान है कम से कम 1 साल का। जो करना चाह रहा है बच्चे हमारे, तो वो दूसरी पार्टी स्ट्राइक कर देती है। वो वहाँ पे 2-4 बंदे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। स्टील मिल बिकाई खत्म हो गई, उसको आज 15 साल हो गए। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद, क्या हालत कर रहे हैं? हम अपने मुल्क को बढ़ाएं, मिलजुल के चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। बहुत शुक्रिया। इसी है कि ये लड़ाई तो हर दौर में जारी रही है। यानी अगर PMLN गवर्नमेंट में थी तो अपोजिशन पार्टीज यही लड़ाई लड़ते थे, और अगर उससे पहले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी तो अपोजिशन पार्टीज कर रही थी। आज गवर्नमेंट में PMLN है तो अपोजिशन पार्टीज को भी करने का राइट नहीं है। ये हालात तो डेवलप हो रहे हैं, ये हर दौर में होते रहे। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप। इससे निकलने की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों को अब रिलीफ चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।